मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य को देखने वाले हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, राष्ट्रीय उद्यान जो है, इनमें राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय जो क्रियाकलाप है ना, मानवीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं। और यहाँ पशु चराई पर भी पूर्णतः प्रतिबंध होता है। सामान्यतः जो आरक्षित वन बनाए जाते हैं ना, उनमें बनाए जाते हैं क्या, राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित फैक्ट थे कुछ, कि मानवीय क्रियाकलाप जो हैं प्रतिबंधित हैं, पशु चराई भी पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, और आरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। और जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, इनमें क्या होता है, कुछ मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, पशु चराई पर भी प्रतिबंध नहीं होता है, और सामान्यतः संरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको एक बार मैप में देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप मैप ध्यान से देख रहे हैं। देखो, ये जो है यहाँ पर ये है डायनासोर राष्ट्रीय जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, और ये है यहाँ पर पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर शिवपुरी में देख रहे हैं आप, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, और ये यहाँ पर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये बांधवगढ़ है, और ये है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर मंडला के पास कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये वन विहार है, और ये है पेंच इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो है वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन राष्ट्रीय उद्यानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो प्रोजेक्ट टाइगर में राष्ट्रीय उद्यान है जो शामिल वो, और दूसरे अन्य राष्ट्रीय उद्यान। देखो, मध्य प्रदेश में टोटल तो 11 हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं और बाकी नहीं हैं। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं वो आपको याद रखने हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच यानी कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय डिबरी और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। वे राष्ट्रीय उद्यान जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है, उसमें आता है माधव जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार और कूनो पालपुर उसमें शामिल हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के अंतर्गत देखें, प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम क्या है इसको देखें, तो इसकी जो शुरुआत है प्रोजेक्ट टाइगर की 1973 में भारत सरकार ने की थी, और मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1974 में की गई। कहाँ से, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। मध्य प्रदेश में बाघों की जो सर्वाधिक संख्या होने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो सर्वाधिक टाइगर की जो संख्या है वो मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलती है। अब हम आते हैं बाघ रिपोर्ट पर। बाघ रिपोर्ट है जो 2022 की, उसकी बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या जो है वो 785 है। कितनी है कुल संख्या, 785 है। मध्य प्रदेश में कहाँ कितने बाघ हैं, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में 165 बाघ हैं, और जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसमें 64 हैं। कान्हा किसली में 129 बाघ हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 123 बाघ हैं, और अन्य जो है वो 222 हैं। सतपुड़ा में 62 और संजय डुगरी में 20 बाघ देखने को मिलेंगे आपको। अब हम एक एक करके सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है ही आपको निश्चित रूप से। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की। ये वीडियो ना आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा, तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लिया करो देखते समय, है ना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला और बालाघाट जिले में है, ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान टिक करके आ जाना है। किस जिले में है, मंडला और बालाघाट जिले में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो उसका भी आंसर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ही होगा। क्षेत्रफल कितना है, 940 वर्ग किलोमीटर है। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों पर।
इसको जो है 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य एवं 1955 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। साथ ही 1974 में इस उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। तो 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बन गया और 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल कर लिया गया था। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, बंजर, हालो और सुपर्ण नदी जो है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? बंजर, हालो और सुपर्ण नदियां। बंजर, हालो, सुपर्ण, ये तीनों नदियों के नाम आपको याद रखने हैं। विश्व बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चल रही है, जिसमें पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान के मध्य? पन्ना, बांधवगढ़ और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जंगल गलियारा बनाया जा रहा है। किसकी मदद से? विश्व बैंक की सहायता से। किस योजना के तहत? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना के तहत। मध्य प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई पट्टी की सुविधा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है और भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर 2017 में जारी किया है। शुभंकर का नाम है भूरसैंदा बारहसिंगा। इसकी जो डिजाइन करता है रोहन चक्रवर्ती है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर क्या है? भूरसैंदा बारहसिंगा। और इसके डिजाइन करता कौन है? रोहन चक्रवर्ती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में भूरसैंग प्ले स्कूल प्रस्तावित है। साथ ही तेलंगाना की संस्था लेकोनेस की 2019 के अनुसार कान्हा किसली के बाघों के शरीर में मेटाबोलाइट्स नामक केमिकल पाया जाता है, जिसके कारण बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं। तो ये तो बात हुई कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हमने देखा है जो जो आपको याद रखना है विशेष रूप से उसको आप सुनेंगे। एक तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य बना, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो गया। बंजर, हालू और सुपर्ण नदियों का नाम याद रखना है आपको। विश्व बैंक की सहायता से एक जंगल गलियारा बनाया जा रहा है। एकमात्र मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहाँ हवाई पट्टी की सुविधा है। ब्रेडरी प्रजाति का यहाँ पे बारहसिंगा पाया जाता है और रोहन चक्रवर्ती इसके द्वारा डिजाइन किया गया भूरसैंदा बारहसिंगा इसका शुभंकर है। इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है विशेष रूप से, है ना। ये तो इतना तो होना ही होना चाहिए। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप निश्चित रूप से इन पॉइंटों को याद रखेंगे। अब हम आते हैं दूसरे राष्ट्रीय उद्यान पे, माधव राष्ट्रीय उद्यान पे। देखो आवाज में थोड़ा सा लग सकता है यार, स्वास्थ्य इतना गंभीर रूप से बिगड़ा हुआ है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। नियमित रूप से डॉक्टर आ रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं, उसके बाद भी क्लास इसलिए ले रहे हैं ताकि सिलेबस कंप्लीट कराना है और इस महीने मार्च आखिरी आखिरी तारीख तक, मार्च की जो 30-31 तारीख है उस तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। योजनाओं का वीडियो कंटिन्यू आ रहा है, मध्य प्रदेश का वीडियो कंटिन्यू आ रहा है, साथ ही यूनिट 9 है जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के वीडियो भी कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। और यूनिट 5 जो है उसके कुछ वीडियो आ चुके हैं, कुछ वीडियो और रह गए हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय रह गया है, अभी संसद रह गई है, तो इसके भी वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि शिवपुरी में है। इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है और यह उद्यान जो है ये राष्ट्रीय उद्यान NH 46 राजमार्ग पर स्थित है। यह संख्या सांख सागर, जादव सागर और माधव सागर झील भी यहाँ पर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सी झीलें हैं? सांख सागर, जादव सागर और माधव सागर। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर भव्य जॉर्ज कैंसल भवन है। साथ ही जॉर्ज कैसल भवन का जो निर्माण है जॉर्ज पंचम व मेरी के स्वागत में किया गया था, कब? 1911 में, लेकिन किसी कारणवश उनका आगमन नहीं हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है। यहाँ सर्वाधिक तेंदुआ पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? मनिहार नदी। सर्वाधिक यहाँ पर सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक तेंदुआ पाए जाते हैं। ये तो बात हुई माधव राष्ट्रीय उद्यान की। अब बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की।
तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उमरिया जिले में है। किस जिले में? उमरिया जिले में है। अब हम बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। देखो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उमरिया जिले में ही। एक पॉइंट याद रखना है, जैसे अभी माधवगढ़ देखा कहाँ है? शिवपुरी में। कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंडला बालाघाट में। उस प्रकार से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उमरिया जिले में है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में जो है, इसकी स्थापना जो है, स्थापना की गई थी 1968 में, और 1993 में ये प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। अर्थात बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर में है। यह राष्ट्रीय उद्यान ऐतिहासिक शिव पुराण में वर्णित है। तो इसकी जो जानकारी है वो शिव पुराण से भी मिलती है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बघेल राजाओं की शिकार स्थली रहा है। साथ ही सर्वाधिक बाघ जो हैं वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही मिलते हैं। बाघों की अधिक घनत्व होने के कारण इनकी तुलना, इसकी ये राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान से चंपारण नदी प्रवाहित होती है। यह जंगली भैंसों का संरक्षण होता है। राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत के अभिलेख हैं, और इस राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या याद रखना है? एक तो इसका स्थापना वर्ष 1968 और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने का वर्ष 1993 याद रखना है। शिव पुराण में वर्णित है, और कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यह भी याद रखना है। बघेल राजाओं की शिकार स्थली रहा है। साथ ही जो सर्वाधिक बाघ है ना, वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही मिलते हैं, यह भी आपको याद रखना है। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण होता है, और चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? चरण गंगा नदी। माधव राष्ट्रीय उद्यान है जो ये वाला, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो शिवपुरी में है, इसमें मनिहार नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? मनिहार। और जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उससे चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी? चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर जिले में फैला हुआ है। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान बना है ये, और 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। इसका जो अन्य नाम है, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहते हैं। रुडयार्ड किपलिंग की जो पुस्तक है जंगल बुक की जो परिकल्पना है वो इसी से की गई है, जिसमें मोगली लैंड की बात करी जाती है। अर्थात जो मोगली सीरियल है वो जंगल बुक पर ही आधारित है। इसके बीचों बीच पेंच व हिर्री नदी प्रभावित होती है। तो कौन कौन सी नदी बहती है यहाँ से? पेंच और हिर्री नदी प्रवाहित होती है। इसका वर्णन अकबरनामा में मिलता है। कहाँ मिलता है इसका वर्णन? अकबरनामा में मिलता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भोपाल में, कहाँ पर है? भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है 1700 1789 में राष्ट्रीय उद्यान बना, और नगरीय क्षेत्रों के बीचों बीच एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम सर्प उद्यान यहीं पर स्थापित किया गया है, और इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ISO 9001 2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ वर्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है, जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, कहाँ पर? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है माफ कीजिएगा, अगला राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पन्ना और छतरपुर जिले में है। कहाँ पर है? पन्ना और छतरपुर जिले में है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है, और 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया है। इसे भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना जो है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा सर्वाधिक मिलता है? चिंकारा। इसको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार भी मिला हुआ है। पांडव जलप्रपात जो है वो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही है, और इसके बीचों बीच केन नदी प्रवाहित होती है।
तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी निकलती है? कैन नदी निकलती है। रेप्टाइल पार्क भी यहाँ पर स्थित है और जंगली भैंसें सर्वाधिक पाई जाती हैं यहाँ पर। यहाँ गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया गया है। कौन सा? गिद्ध पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो ये देख लेते हैं टेबल, पहले ये बाजू से बनी हुई है यहाँ पर, इसको देख लेते हैं पहले। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान टोटल कितने हैं? 8 हैं। तो उनको देख लेते हैं कब कब ये शामिल हुए हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है 1774 में शामिल हुआ, और जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है दूसरे नंबर का, ये हुआ है 1900, सॉरी, पहला 1974 और दूसरा है 1992। तीसरा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये 1993 में शामिल किया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ, और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है 1999 में शामिल हुआ। संजय डबरी टाइगर रिजर्व 2008 में, और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुए हैं। रातापानी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये प्रस्तावित है प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने के लिए। समाचार पन्नों से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। 20 सितंबर 2023 को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की कोर एरिया अधिसूचना जारी की गई है। यह मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कौन से क्रम का है? 7वां है, जिसे 2023 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। नौरादेही और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर बना टाइगर रिजर्व है ये। इसमें कौन कौन शामिल है? एक तो नौरादेही और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य शामिल है। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक बृहद कोरबाला टाइगर रिजर्व है। सागर, दमोह और नरसिंहपुर तक फैला रहेगा टाइगर रिजर्व। 1,40,000 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अब हम आते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पे। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी होशंगाबाद में है। इसकी जो स्थापना है 1981 में की गई है, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1999 में शामिल किया गया है। इसके बीचों बीच देनवा नदी प्रभावित होती है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? देनवा नदी बहती है। इन नदियों के नाम आपको याद रखने हैं, जो भी आ रहे हैं अलग अलग, सभी को आपको याद रखना है। जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें सर्वाधिक कृष्ण मृग और गौर पशु पाया जाता है। कौन सा? कृष्ण मृग और गौर पशु मिलता है। यही पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। हाल ही में महुआ का वृक्ष चर्चे में था, जो इसी राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। तो महुआ का वृक्ष चर्चे में रहा था ना, वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का ही हिस्सा है। अब हम बात करते हैं संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान की, जो सीधी छत्तीसगढ़ और सरगुजा में फैला हुआ है। 1983 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना था संजय डुबरी, और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में इसका नाम गुरु घासीदास है, और यह पर्यटन स्थल कन्हैया दाह जलप्रपात है, रामदाह कुंड है यहाँ पर। और इस राष्ट्रीय उद्यान में बनास नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी बहती है? बनास नदी प्रवाहित होती है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी की बात करें तो वर्ष 1983 में डिंडोरी के घुघबा नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है यह, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है और भारत का दूसरा सबसे छोटा है। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता अशोक साहनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अशोक साहनी को कहा जाता है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि धार में है, यह 2011 में बना। यहाँ पर डायनासोर के अंडे के जीवाश्म रखे गए हैं। यहाँ पर जोबट नदी प्रवाहित होती है। तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो धार जिले में है, वहां से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? जोबट नदी प्रवाहित होती है। समाचार पन्नों से देखें तो देश की
पहली चीता सफारी श्योरपुर के सेसईपुरा में प्रारंभ होगी। कहाँ होगी? श्योरपुर के सेसईपुरा में पहली चीता सफारी प्रारंभ की जा रही है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योरपुर में है, जो कि 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है कूनो पालपुर को, और यह राष्ट्रीय उद्यान श्योरपुर जिले में कूनो नदी के किनारे पर है। 17 सितंबर 2022 को अफ्रीकी महाद्वीप के नामीबिया देश से 8 चीते लाकर यहाँ पर बसाए गए हैं। कहाँ पर? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य की अब हम बात करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि पहले आप इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, विशेष जंतुओं के लिए जो संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बनाए गए हैं, उनमें खरमोर पक्षी के अभ्यारण्य के लिए बनाया गया है सैलाना, जो कि रतलाम में है, और सरदारपुर धार में है। किस पक्षी के लिए है ये? खरमोर पक्षी के लिए है। तो खरमोर पक्षी के लिए 2 अभ्यारण्य है, सैलाना रतलाम और सरदारपुर धार। सोन चिड़िया के लिए एक अभ्यारण्य है, घाटी गांव अभ्यारण्य, ये ग्वालियर में है। कहाँ पर है? घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में। और घड़ियाल के लिए 3 अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में, चंबल मुरैना, कैन अभ्यारण्य छतरपुर और पन्ना, और सोन अभ्यारण्य जो है सीधी व शहडोल में देखने को मिलेगा। तो खरमोर पक्षी के लिए 2, सोन चिड़िया के लिए 1 और घड़ियाल के लिए 3 अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। अब हम मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्यों को एक एक करके देखने वाले हैं। सिंघौरी अभ्यारण्य की बात करें तो ये रायसेन जिले में है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में है सिंघौरी अभ्यारण्य, और इसकी जो स्थापना है 1976 में की गई थी, और ये 312 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पचमढ़ी अभ्यारण्य की बात करें तो नाम से आप समझ गए होंगे कि होशंगाबाद जिले में है, और 1977 में इसकी स्थापना हुई है। बोरी अभ्यारण्य जहाँ पर सर्वाधिक सागौन के वृक्ष देखने को मिलेंगे, कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में है, और इसकी भी स्थापना 1977 में हुई है, जो कि 485 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नरसिंहगढ़ रॉक अभ्यारण्य जो है वो राजगढ़ में है। कहाँ पर है? नरसिंहगढ़ रॉक अभ्यारण्य राजगढ़ में है। 1978 में इसकी स्थापना हुई है। और रातापानी पहला अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट में प्रस्तावित है 18-19। ये जो पहला अभ्यारण्य है ऐसा जो रायसेन जिले में है और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रस्तावित है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो देवरी घड़ियाल मुरैना में है, और ये चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? मुरैना में है। बगदरा अभ्यारण्य सीधी में है, और गंगेऊ अभ्यारण्य जो है वो पन्ना जिले में है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है सीधी शहडोल में है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना में है। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में है, और घाटी गांव अभ्यारण्य जो है वो ग्वालियर में है। कहाँ पर है? ग्वालियर में है। खेबनी अभ्यारण्य देवास सीहोर में है। फैन अभ्यारण्य मंडला में है। पनपठा अभ्यारण्य उमरिया में है। सैलाना अभ्यारण्य जो है वो रतलाम में है। सरदारपुर अभ्यारण्य धार जिले में है, यहाँ दूधराज पक्षी का लिए प्रसिद्ध है। नौरादही अभ्यारण्य सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जो कि सागर जिले में है, और 1975 में इसकी स्थापना हुई है। कहीं कहीं 1984 भी देखने को मिलता है। राला मंडल अभ्यारण्य सबसे छोटा है, इंदौर जिले में है। ओरछा अभ्यारण्य निवाड़ी में है। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में शामिल है, ये दमोह जिले में है। कामधेनु गो अभ्यारण्य आगरमालवा, और जो कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य है अलीराजपुर में है। कर्माझिरी अभ्यारण्य सिवनी में है। वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष और क्षेत्रफल की जानकारी जो है वो इस वेबसाइट से ली गई है। अब हम 11 नए वन्यजीव अभ्यारण्य जो प्रस्तावित हैं उनको देख लेते हैं। महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में प्रस्तावित है। अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य इंदौर में प्रस्तावित है। माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य श्योरपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य सीहोर। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य नरसिंहपुर। राजा दलपत साय अभ्यारण्य मंडला। जमुना देवी अभ्यारण्य धार। राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य हरदा। ओमकारेश्वर अभ्यारण्य खंडवा। राघवगढ़ अभ्यारण्य गुना, और भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य जो है वो सागर जिले में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को देखना है अब हमें, तो एक एक करके हम सभी को देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में जो 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, एक तो पचमढ़ी, अमरकंटक अचानकमार, और तीसरा है पन्ना। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1999 में इसकी स्थापना हुई, और ये होशंगाबाद में है।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी घाटी अभ्यारण्य जो है वो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। इसे जो है 2009 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है पचमढ़ी को। बड़ी गिलहरी एवं उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा है अमरकंटक अचानक मार्ग, जो कि 2005 में स्थापना हुई इसकी, और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में ये फैला हुआ है। यहाँ पर जो है सारस क्रेन पाए जाते हैं अचानक अमरकंटक में, और इसे 2012 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ये केन नदी बीचों बीच से यहाँ से गुजरती है। पन्ना और छतरपुर जिले में है ये। 2011 में इसकी स्थापना हुई है। इसके अंतर्गत गंगेऊ अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। 2020 को पन्ना जैव मंडल को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। अब हम एग्जाम प्रीमियर लीग की बात करेंगे। सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो नौरादेही है, सागर में है। इसका क्षेत्रफल जो है 1197 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है वो नौरादेही है। कहाँ पर है? सागर जिले में है, और इसका क्षेत्रफल जो है 1197 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो राला मंडल है, इंदौर जिले में है। इसका क्षेत्रफल मात्र 2.340 वर्ग किलोमीटर है। तो ये दोनों अभ्यारण्य जो है विशेष रूप से आपको याद रखने हैं। एक तो नौरादेही सागर जिले में और दूसरा राला मंडल इंदौर में। मध्य प्रदेश का जो पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र है राला मंडल इंदौर में ही स्थापित किया गया है। और भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र जो है वो चंबल मुरैना में है। यहाँ पर डॉल्फिन का संरक्षण भी किया जाता है। तो चंबल मुरैना जो है घड़ियाल केंद्र है और डॉल्फिन का भी संरक्षण होता है। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र है। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर सतना में, इसका उद्घाटन जो है 3 अप्रैल 2016 को हुआ। यहाँ सफेद शेरों को बसाया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु जो है वो चीतल है। और विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड को कहा जाता है। विश्व में किसे कहा जाता है? गैनी मैनफोर्ड को कहा जाता है। ये नाम याद रखना है। वहीं भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता है कैलाश सांखला को कहा जाता है। किसे? कैलाश सांखला को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कहा जाता है। जंगल गलियारा योजना के तहत कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना और बांधवगढ़ को जोड़ने का प्रस्ताव है, और ये योजना जो है वो विश्व बैंक की है। गिद्ध जनगणना 2021 के अनुसार प्रदेश में 9408 गिद्ध पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध 981 पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कैक्टस गार्ड जो है वो सैलाना में है। कहाँ पर है? सैलाना में है। समाचार पन्नों से बात करें तो मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भोपाल के भदभदा में स्थापित किया जा रहा है। इतने पॉइंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कुछ और परीक्षा उपयोगी तथ्य और मुद्दों पर आते हैं। तो वन संबंधी अधिनियमों को देखें। भारतीय वन अधिनियम जो है 1927 का है। कब का है भारतीय वन अधिनियम? 1927। और भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 का है। तो वन अधिनियम 1927 का है और वन्य जीव अधिनियम 1972 का है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो 1980 की याद है, और जब पर्यावरण संरक्षण की बात की जाए तो 1986 में आता है। भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 का नाम बदलकर 2023 में वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और उनसे गुजरने वाली नदियों को देख लेते हैं। तो जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वहां से कैन नदी गुजरती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बंजर और हालोन नदी गुजरती है, और सुपर्ण नदी भी गुजरती है। कौन सी? सुपर्ण नदी भी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कैन नदी और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बंजर, हालो और सुपर्ण नदी, ये 3 नदियां निकलती हैं। जब आप बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान घूमने जाएंगे तो आपको चरणगंगा नदी प्रवाहित होती मिलेगी, और माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी प्रवाहित होती मिलेगी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में देनबा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पेंच और कान्हन नदी, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में जोबट नदी देखने को मिलेगी। तो देखो, पन्ना में याद रखना है कैन, कान्हा में याद रखना है बंजर, हालोन और सुपर्ण, बांधवगढ़ में चरणगंगा और माधव में मनिहार नदी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में देनबा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पेंच और कान्हन, और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में जोबट नदी देखने को आपको मिलेगी।
ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं। चिंटू चीता के बारे में देख लेते हैं। तो अफ्रीकन चीतों के लिए श्योरपुर में स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2021 में चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया गया है। कहाँ? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। ये आप देख पा रहे हो, क्यूट सा चिंटू चीता है। मोगली उत्सव, तो स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के अमोदागढ़ में पाया गया था, इसलिए मोगली उत्सव पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में 2004 से मनाया जा रहा है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की बात करें तो मध्य प्रदेश में सतना जिले के मुकुंदपुर में भारत की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी स्थापित की गई है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2016 में की गई है। इसका नाम महाराजा मार्तंड से व्हाइट टाइगर सफारी रखा गया है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण से में संबंधित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है पचमढ़ी है। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है डिंडोरी है। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली और प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र भोजताल है। कौन सा है? प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र भोजताल है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे स्थापित किया गया है और 35 करोड़ की लागत से 5 किलोमीटर क्षेत्र में बनाया गया है। कितने बनाया गया है? 5 किलोमीटर क्षेत्र में बनाया गया है। रोहन चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्टूनिस्ट हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का जो शुभंकर है भूरसेंदा बारहसिंगा, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हो, जिसको डिजाइन किया है रोहन चक्रवर्ती ने। इन्हें WWF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड 2017 भी प्राप्त हुआ है और रोहन चक्रवर्ती ग्रीन ह्यूमर नामक पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। देवरी इको घड़ियाल केंद्र की बात करें तो यह मुरैना जिले में है और चंबल नदी पर स्थित है। यहाँ घड़ियाल के साथ साथ बटागुर कछुए का संरक्षण प्राकृतिक रूप से किया जाता है। समाचार पन्नों से देखें तो मध्य प्रदेश अब वुल्फ भेड़िया स्टेट भी कहलाएगा। देश में सर्वाधिक भेड़ियों की संख्या 772 कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। इंदौर रीजनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर में स्थित है। यह इंदौर रीजनल पार्क और पिपलिया पार्क के नाम से अधिक जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है 2003 में की गई थी। तो इंदौर रीजनल पार्क की स्थापना कब की गई? 2003 में की गई है। चौसिंगा की बात करें, मध्य प्रदेश में चौसिंगा कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह मृगों की टाट्रासरस दुर्लभ प्रजाति है। यह भारत नेपाल सीमा पर देखने को मिलता है। पहली बार मध्य प्रदेश में हुई पेंगोलिन की रेडियो टैगिंग, तो ये एग्जाम हेल्प के लिए है। मध्य प्रदेश में अति लुप्तप्राय प्रजाति में शामिल भारतीय पेंगोलिन के संरक्षण के लिए विशेष पहल की गई है। वन विभाग और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ने भारतीय पेंगोलिन की परिस्थिति को समझने और उनके प्रभावी संरक्षण के लिए संयुक्त परियोजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य जीव एवं पक्षियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यहाँ पे आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। तो बारहसिंगा जो है मध्य प्रदेश का राज्य प्राणी है। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज्य प्राणी है और जो बाघ है मध्य प्रदेश में कुल 785 हैं। कितने हैं? 785 हैं। तेंदुआ मध्य प्रदेश बाघ राज्य के साथ साथ तेंदुआ राज्य भी कहलाता है। चौसिंगा ये कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। चौसिंगा काकड़ जो है इसे रिब फेस्ड डियर भी कहा जाता है और गौर जो है इंडियन बायसन के नाम से जाना जाता है। गौर को क्या कहा जाता है? इंडियन बायसन के नाम से जाना जाता है गौर को। दूधराज की बात करें, मध्य प्रदेश का राज पक्षी, इसे शाह बुलबुल, मेहरानी, हुसैनी बुलबुल के नाम से जाना जाता है। संभवतः यह विश्व का एकमात्र पक्षी है जो रंग बदलता है, दूधराज। हीरामन तोता की बात करें तो हरे रंग और लाल चोंच वाला मानवीय उच्चारण के कारण इसे घरों में पाला जाता है, हीरामन तोता को। महोखा की बात करें, कौवे की तरह दिखने वाला लाल पंख वाला पक्षी महोखा होता है। और लोहारगंज की बात करें तो यह लगभग 4 फीट ऊंचा सफेद रंग का तालाबों में रहने वाला आकर्षक पक्षी है लोहारगंज। आपने कभी देखा है क्या? तो कमेंट कीजिएगा। नीलकंठ की बात करें, एक सुंदर पक्षी जिसे दशहरे के अवसर पर देखना शुभ माना जाता है। खरमोर, इसे भट कोकड़ा और भट तीतर भी कहा जाता है। यह फ्लोटिकन परिवार का पक्षी है। मंदसौर, रतलाम और धार जिले में पाया जाता है। सुलेमानी मुर्गी की बात करें, इसे धनीस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही सोन चिड़िया जो है ग्वालियर के घाटी गांव अभ्यारण्य में संरक्षण होता है। चित्रों का फाख्ता, हल्के गुलाबी रंग भूरे रंग का पक्षी जिसे फड़की के नाम से जाना जाता है। सियार, इसे लड़ैया मुर्दाखोर वन्य पशु भी कहा जाता है। लोमड़ी, श्वान कुल का सबसे छोटे प्राणी
कृष्ण मृग, इसे काला हिरण या ब्लैक बक भी कहा जाता है। नर कृष्ण मृग की ऊपरी हिस्सा काला होता है, जबकि मादा कृष्ण मृग का ऊपरी हिस्सा भूरा होता है। सेही की बात करें तो एक शाकाहारी अद्भुत वन्य प्राणी है। यह हमला या खतरे की आशंका होने पर शरीर पर उसे कांटेनुमा आकृति को एकदम खड़ा कर लेता है। सेही। भेड़ की बात करें तो यह एक छोटा हिरण की प्रजाति है, भेड़ की। चिंटू पक्षी, इसे स्मॉल ब्लू किंगफिशर कहा जाता है। और बाटागुर कछुए की बात करें तो चंबल नदी में घड़ियाल के साथ पाया जाता है बाटागुर कछुआ। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें पक्षी अभ्यारण्य की बात की। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी परीक्षा धाम जो है बुक है, इसके भी वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं, तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। यूट्यूब चैनल पर जाएं आप और देखें, जो आईसीटी के वीडियो हैं उनको आप देख सकते हो। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको भी कवर कराया जा रहा है। आईसीटी परीक्षा धाम यूनिट 9 है जो कंप्लीट कराया जा रहा है, तो आप उसे भी देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखो, आपका सपोर्ट हमें ज़रूरी है और हमारा सपोर्ट आपके लिए, तो दोनों सहयोग से ही चलती हैं चीज़ें। और भारत सरकार तो वैसे भी सहयोगात्मक संघवाद पर कार्य करती है, तो हम भी उसी पर कार्य करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं।